बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अपने अज़ीम अल्लाह के नाम के साथ और खरबंद दरूद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, पिछले 2 से 3 व्लॉग्स में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि माइग्रेन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे कि विदाउट मेडिकेशन आप कैसे 90% तक अपने जो माइग्रेन के अटैक्स हैं उनकी शिद्दत को, उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। 10 से 15 एक कुछ ऐसे मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस, होम रेमेडीज़ आपको देने जा रहा हूँ कि जो आप घर बैठे ख़ुद यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ईज़ी टू मतलब वो एग्जीक्यूट हैं, तो उनको यूज़ करते हुए जो माइग्रेन का पेन है ना उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है जी उसकी बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। हमारे जिस्म में नेचुरली कुछ ऐसे 14 पॉइंट्स हैं कि उन पे अगर ना कुछ देर के लिए एक सर्कुलर प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाए तो वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हमारे जो जिस्म में होने वाली दर्दें हैं ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम माइग्रेन की बात करें तो आपका जो लेफ़्ट थंब है ना और आपकी इंडेक्स फिंगर मतलब साथ वाली उंगली, इसके दरमियान में जो है अपोजिट हैंड से आप 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर दे के रखेंगे, सर्कुलर प्रेशर दे के रखेंगे तो माइग्रेन की शिद्दत को कम किया जा सकता है। इस पॉइंट का नाम है L14। L14 पे जब आप प्रेशर देंगे तो उसके बाद जो आपका माइग्रेन का अटैक है ना वो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। 14 पॉइंट्स हैं, इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। माइग्रेन के लिए आपका जो लेफ़्ट थंब है, बायां अंगूठा और साथ वाली उंगली उसके दरमियान वाली जगह। 2017 में एक स्टडी हुई थी और बाद में उसको 2021 में भी एग्जीक्यूट किया गया था कि 68 पेशेंट्स का एक रैंडम ट्रायल दिया गया था। तो जो माइग्रेन विद ऑरा है जिसके साथ आपको नौसिया बहुत ज़्यादा होता है, उसकी शिद्दत को जो है ना वो काफ़ी हद तक उसमें कमी देखी गई थी उन 68 पेशेंट्स में एक्यूप्रेशर से। उसके बाद जी दूसरे नंबर पे बात करें तो कुछ सर्टन फूड्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उसमें जी आपका एक चीज़ है, एक आपका प्रोसेस्ड मीट है, उसके अलावा हाई इंटेक ऑफ कैफ़ीन है, जैसे कॉफ़ी आपकी हो गई, और अल्कोहल। और उसके साथ कुछ लोग चॉकलेट को भी इसके साथ ऐड करते हैं कि चॉकलेट भी जो है ना वो आपके माइग्रेन के अटैक को फ्लेयर कर सकती है। तो इन 4-5 चीज़ों से अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे बात करें जी, कुछ इसेंशियल ऑयल्स हैं, मतलब उनमें से कुछ तो टॉपिकल हैं कि वो जल्द पे लगाए जाते हैं, सर पे आप उनके मतलब मसाज कर सकते हैं, और कुछ जो इन्हेलर के तौर पर यूज़ होते हैं तो वो ऑयल जो हैं वो काफ़ी हद तक एक स्टडी में देखा गया कि वो इस चीज़ को कम कर सकते हैं। इनमें लैवेंडर ऑयल, जो पेपरमिंट ऑयल है ना वो। अब जो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो इन्हेलर की फॉर्म में आपने लेने हैं तो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं ना, बच्चों में स्पेशली, और जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनमें थोड़ा इनको कॉशियसली देना पड़ता है कि उनमें कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी अगर वो टॉपिकल यूज़ करने हैं, जिल्द पे लगाने हैं, सर पे या उस पे आपके नेक पे, तो उसके लिए मतलब फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मतलब वो इशू नहीं है। तो ये इसेंशियल ऑयल्स जो है ना, ये 7 से 8 किस्म के जिनमें से 2 मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो ये काफ़ी हद तक ना माइग्रेन के पेन को रिलीफ देते हैं। उसके बाद जी जिंजर पाउडर है, जिंजर या उसका पाउडर जो है ना, आप उसको मतलब उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या उस दूध में डाल के आप ले सकते हैं। तो इसका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है और डेफिनेटली उस इफ़ेक्ट के थ्रू ये जो आपका माइग्रेन है ना उसको कंट्रोल कर सकता है। तो जिंजर जो है ना वो आप लाजमी यूज़ करें। 5वें नंबर पे जी स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि आप अपनी जो ऑनगोइंग स्ट्रेस है उसको मैनेज करें, उसको कम करने की कोशिश करें। उसके लिए मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो दिए गए हैं। तो उसके लिए आप जो वार्म बाथ है, गर्म पानी का मतलब उसका वो आप शावर वो ले सकते हैं। उसके बाद जी डीप ब्रीदिंग कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप मतलब उनको कंडक्ट कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लेना, ठीक है, ये आपको रिलैक्स करती हैं। जो मेंटल एक्सर्शन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, उसको दूर करती हैं। और उसके बाद ये है, आप जो म्यूज़िक है ना वो अगर लाउड वो नहीं चल रहा, मतलब एक धीमी आवाज़ में, तो वो भी आपको हेल्प आउट कर सकता है उसके लिए। उसके बाद जी है योगा। 2014 में एक स्टडी हुई थी कि जो योगा है या जो है इमिटेशन जिसको मतलब हम कहते हैं कि जी आप योगा की टेक्निक अपनाएं कूल काम प्लेसेस पे जाके अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेशली। तो जब आपका माइंड
और सोल और बॉडी उसका आपस में इंटरेक्शन होता है, और सारी स्ट्रेस फ्री हो के जब ये चीज़ें की जाती हैं तो काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल करता है कि बेसिकली उसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना, कि जैसा आप सोचेंगे ना वैसा आपके साथ, मतलब स्पेशली आपकी बॉडी के साथ वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जो योगा है ना, वो मेडिटेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद जी बात करें तो बायो फीडबैक एक मतलब एक मशीन आती है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो उसका काम होता है कि वो आपके जो स्ट्रेस लेवल है ना और जो मस्कुलर स्पाज़्म है उसको वो मेजर करता है। उसमें होता क्या है कि वो सेंसर्स वाली एक मशीन है, वो बेशक आप अपने फोरहेड पे लगा लें, माथे पे लगा लें, जॉ लाइन पे लगा लें, या ट्रेपेजियस जो आपके मसल्स हैं बैक पे उन पे लगा लें। तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि एक ऑरा का फेज़ होता है कि पहले मतलब पट्ठों में खिंचाव शुरू होता है, स्ट्रेस बढ़ती है, तो जो है ना वो सेंसर उस स्ट्रेस को जो है ना आप जो पट्ठों में पैदा होती है तो उसको वो मेजर कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक मतलब एक अलार्मिंग सिस्टम के तौर पर जो है ना बायो फीडबैक काम करता है कि अगर आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला है, जैसा कि 10 मिनट से लेकर 60 मिनट अर्लियर 1 घंटा में पता चल जाता है पेशेंट्स को, तो वो मशीन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। तो आप एक अर्ली इंटीमेशन होती है और आप जो है ना वो माइग्रेन के अटैक से बच सकते हैं। तो बायो फीडबैक जो है ना ये एक एडिशनल वो एक कंपोनेंट है जो आपको मतलब अपनी माइग्रेन की मैनेजमेंट में आपको जो है ना वो मदद कर सकता है। उसके बाद की बात करें तो एक्यूपंक्चर है, मतलब जैसे वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक पार्ट है कि जो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव वे है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सुइयाँ चुभई जाती हैं और उनके साथ जो है ना ट्रीट किया जाता है, तो माइग्रेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है आपके एक्यूपंक्चर को। उसके बाद जी मसाज है आपका किसी भी मतलब उस चीज़ के साथ जो है ना, आप जो आपके नेक का मसाज है, स्काल्प मसाज है आपके सर का, या जो आपके शोल्डर्स हैं उनका जो मसाज है ना, वो आप बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है माइग्रेन को रिलीव करने में। उसके बाद जी बात करें तो मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम मतलब एक आपके नेचुरली एक एलिमेंट है, वो पाया जाता है आपकी खुराक में। तो अक्सर जो लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं, जिनमें उसकी कमी होती है, तो उनको जो है ना अपनी बेसिकली डाइट के ज़रिए उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो अगर डाइट की बात करें तो आपके एलमंड सीड हो गए, एलमंड्स हो गए, उसके बाद जो आपका कॉलीफ्लावर सीड्स हैं उनमें मतलब मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, आपकी पालक में होता है। उसके बाद जी बात करें तो जो आपके बासमती राइस है उसमें आपको एक अच्छा कंटेंट उसका मिल सकता है। बीन्स जो हैं उनमें मिल सकता है, आप एवोकाडो यूज़ कर सकते हैं, या जो केले होते हैं बनाना, उसमें एक मैग्नीशियम और पोटाशियम डेफिनेटली साथ है, तो उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो केला जो है ना उसको यूज़ करने से अवॉइड कीजिए। उसके बाद जी कुछ विटामिन्स हैं, जो बी विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनमें जो B2 है और आपका विटामिन डी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। B2 की बात करें तो 400 mg OD मतलब दिन में एक दफ़ा आप 3 महीने तक लें तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। तो और विटामिन डी, मतलब ये 2 ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके जो माइग्रेन का कवरेज है वो आपको अच्छा दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद कुछ हर्बल्स की बात करें जी, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनमें जो बटर बर है उसका 150 mg डेली 2-3 माह तक, और जो फीवर फर है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके माइग्रेन को नेचुरली जो है ना उसको कवरेज करेंगी, और आपका जो उसका अटैक का ड्यूरेशन है, उसके सिम्टम्स हैं, उसकी शिद्दत है और फ्रीक्वेंसी उसको कंट्रोल करेगी। उसके बाद जी डिहाइड्रेशन, जैसा कि मैंने पिछले एक व्लॉग में कवर करने की कोशिश थी कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा उसका एक इम्पैक्ट है आपके माइग्रेन को फ्लेयर करने में। तो जितना हो सकता है अपने वाटर का इनटेक जो है वो बढ़ाइए, और ऐसी चीज़ें जिनसे मतलब डिहाइड्रेशन होती है, जैसे अल्कोहल होती है, वो वैसे भी मतलब उसमें वो सूटेबल नहीं है, हलाल नहीं है हमारे मज़हब में, तो उससे अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी जो है वो डिहाइड्रेशन उससे मतलब होती है, उसका बहुत ज़्यादा इनटेक। तो इन चीज़ों को अपनी जो है ना वो खुराक उससे दूर करें, और वाटर इनटेक ज़्यादा करें। उस वाटर इनटेक ज़्यादा करने से भी जो माइग्रेन का फ्लेयर है ना उससे बच सकते हैं आप। उसके बाद जी बात करें तो जैसा कि मैंने पिछले को कुछ थ्रेटनिंग फैक्टर्स थे, कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे, ट्रिगर्स थे माइग्रेन के, उसमें आपका साउंड है, जो लाउड साउंड है, उसके बाद आपकी ब्राइट लाइट है, और कुछ चीज़ों की स्मेल है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें जो आपका
काम रूम हो सकता है पुरसकून, या उसमें जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा कम हो, डिम लाइट यूज़ हो रही हो या ना भी हो, तो ऐसी प्लेसेस पे भी कुछ टाइम गुजारने से जो है ना उसका वो एक अच्छा मतलब एक बेनिफिट मिलता है। तो उसका जो माइग्रेन की शिद्दत है आपकी, उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद जी मसाज है, वो बैक ऑफ द स्काल्प जो है ना, सर के पिछले हिस्से पे जो है ना मसाज, या जो आपके टेम्पोरल रीजन है कानों के साथ वाले, इनका जो मसाज है कुछ देर के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। उसके बाद जी बात करें तो जो आपकी नींद है ना, अक्सर लोगों को मतलब ये होता है कि मिसिंग मील्स हैं, कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, और जब वो सो के उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। तो बेसिकली नींद बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपकी नींद का पैटर्न। तो 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो ज़रूरी है, कि अक्सर लोगों का जो है ना वो माइग्रेन का जो फ्लेयर है, माइग्रेन का अटैक है, वो नींद से भी रिज़ॉल्व हो जाता है। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो अच्छी नींद जो है ना वो लेने की कोशिश करें, पुरसकून नींद लेने की। उसके बाद जी कुछ लोग जो आखिरी नंबर पे अगर डिस्कस करें तो कोल्ड और वार्म जो कंप्रेसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इसको हेल्प आउट करते हैं आपके माइग्रेन को। तो अगर कुछ पेशेंट्स जिनमें कुछ इश्यूज़ हैं वास्कुलेचर्स के, या जिनके कोई स्किन इश्यूज़ हैं, तो वो थोड़ा सा कॉशियसली उसकी तरफ जाएं। बाकी जो है ना कोल्ड कंप्रेस हो गया मतलब, या जैसे वो आपके वो कहते हैं कि बर्फ़ की टकोर, या जो है कोल्ड पैक्स, आइस पैक्स इन्हें कहते हैं, उससे, या वार्म जो हैं वो सब्जेक्टिव रिस्पांस हो सकता है दोनों के लिए। तो जो कंप्रेसेस हैं ना बेसिकली आपकी नेक पे, आपके शोल्डर पे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ 15 के करीब कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनको मतलब अगर हम अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें और घर पे इन चीज़ों को शुरू कर दें, तो बहुत कम ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें मेडिकेशन पे ना शिफ्ट होना पड़े। तो अगर यहाँ पे भी चीज़ें जो है ना होपफुली आपका 90% ये चीज़ें कवरेज देंगी, तो बाकी मेडिकेशन तो लास्ट रिज़ॉर्ट है ही जो कि हम करते हैं। तो कल के व्लॉग में कुछ ऐसे मतलब ड्रग्स का, या कुछ ऐसे मतलब उनके ग्रुप्स का आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जिनको यूज़ करने के साथ मतलब कुछ न्यूअर ड्रग्स आई हैं, तो इसको कम किया जा सकता है। तो एक डिस्क्लेमर पहले ही है कि ड्रग्स का सुन के ओवर द काउंटर जो है ना वो जाके नहीं लेने शुरू कर देनी। हमेशा किसी भी अपने जो है ना आपका पर्सनल डॉक्टर है या जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसके मशवरे से यूज़ करनी है। वो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होगा कि आपके इल्म में होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है। तो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि नोटिफिकेशंस और पॉपअप्स और नई वीडियोस आप तक आ सकें। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक आपको सेहत नसीब फरमाएँ। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।